तो ये क्लास 10th के 13 जून यानी कि शनिवार का क्लास है, सैटरडे का। आज के क्लास में हम लोग मैथ और बायोलॉजी पढ़ेंगे। मैथ में बताए थे, थ्योरम के बारे में बताएंगे और बायो साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के बाद, ठीक है, आज तो 13 हो गया, शनिवार है। आज के बाद जो अगला क्लास तुम लोग का होगा वो होगा, कल तो 14 तारीख है, 14 जून यानी कि संडे है। संडे को क्लास तुम लोग का बंद रहता है, पता ही है। तो 14 तारीख को कोई भी क्लास नहीं होगा। अगला क्लास और आखिरी क्लास कब होगा तुम लोग का? 15 जून यानी कि सोमवार को, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट क्लास होगा, 15 जून सोमवार, ये तुम लोग का लास्ट ऑनलाइन क्लास होगा। इसके बाद सीधे हम लोग कब मिलेंगे? 18 तारीख को शाम में सीधे कोचिंग में मिलेंगे, ठीक है, 15 तारीख के बाद। तो 15 तारीख को, ऐसे हम बताए थे 16 तारीख तक ऑनलाइन क्लास होगा, लेकिन बताइए कि 16 तारीख को बिजी रह जाएंगे, पूरा नहीं ले पाएंगे थोड़ा भी क्लास। तो 15 तारीख जो है 15 जून, 15 तक तुम लोग का ऑनलाइन क्लास होगा। तो आज 13 तारीख यानी शनिवार का आज का क्लास होगा, 14 को कल बंद रहेगा, फिर 15 को क्लास होगा और ये आखिरी क्लास होगा। फिर एक ही बार 18 तारीख से कोचिंग में आएंगे, कोचिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या बता रहे थे हम। थ्योरम में स्टार्ट करते हैं पहले। रिवाइज करा दे पहले। थ्योरम 6.1 से ये स्टार्ट करता है, हालांकि 6.1, 6.2, 6.3 ये समझा चुके हैं। थ्योरम 6.1 पढ़ में 6.1 बताए थे। थ्योरम, दो लोगों का थ्योरम तुम्हारे बुक में मेंशन किया है, एक थेल्स महोदय है, एक पाइथागोरस है। पाइथागोरस का 3 थ्योरम है और थेल्स का 6 थ्योरम है। सबसे पहले थ्योरम 6.1 को फिर से एक बार रिकैप करा दें, इससे तुम लोग को याद ही होगा। क्या था थ्योरम 6.1? याद करो कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा से, ठीक है, दो भुजा को प्रतिच्छेद करते हुए तीसरी भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए, मान लो ए बी सी है, तो दो भुजा प्रतिच्छेद करते हुए एक ऐसा रेखा खींचे, दो भुजा प्रतिच्छेद करा और तीसरा भुजा क्या है? समांतर, यानी डी और बी सी क्या है? समांतर। अगर ऐसा होगा तो फिर ये दोनों एक अनुपात में बढ़ जाता है, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी होगा। अगर ऐसा है तो ए डी बटा डी बी बराबर क्या होगा? ए ई बटा ई सी। ये बता चुके हैं, ये था थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.2 क्या था? ठीक इसका विलोम था। थ्योरम 6.2 को इसका विलोम कहा जाता है, इसका उल्टा। थ्योरम 6.2 इसमें क्या कहा गया था? याद करो। इस थ्योरम में ये बोला गया कि अगर कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा मतलब एक ऐसा रेखा खींचा गया जो दो भुजा को प्रतिच्छेद करा, तीसरा भुजा के मतलब कुछ इस प्रकार प्रतिच्छेद करा कि दोनों एक ही अनुपात में बढ़ रहा है, तो तीसरा भुजा के समांतर होगा। मतलब ये इसमें ठीक इसका उल्टा, ऐसा कि अगर इसमें किसी त्रिभुज में ए डी बटा बी डी ऐसा है, बराबर दिया हुआ ए ई बटा ई सी, ठीक, ऐसे एक कोई रेखा खींचा गया है कि दो भुजा समान अनुपात में बट जा रहा है, तो भी ये पक्का तीसरा भुजा समांतर होगा, डी ई समांतर होगा बी सी के। इन सभी को साबित करेंगे ऑफलाइन क्लास में, सबको सिद्ध करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। देखो ये थ्योरम 6.2 था, ये भी कर लिए थे। थ्योरम 6.3 क्या था? याद करो, ये समरूपता से रिलेटेड थ्योरम था, है ना। अगर कोई एक त्रिभुज है, उसका अगर तीनों कोण बराबर हो, ये सभी कोण, इसका तीनों कोण, ये तीनों कोण बराबर हो, मान लो ये त्रिभुज ए बी सी, ये थ्योरम 6.3 के बाद बता, ठीक है, और ए बी सी और ये त्रिभुज है डी ई एफ। अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो, तो ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इस वजह से भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि थ्योरम 6.3 क्या बोला था? अगर ऐसा होगा तो ए बी बटा उसका कौन सा भुजा? डी ई बराबर होगा इसका बी सी बटा ई एफ का अनुपात, और बराबर होगा उसका ए सी बटा डी एफ का अनुपात। ऐसा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक इसका उल्टा है थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 क्या कहता है? थ्योरम 6.4 ये कहता है कि अगर कोई दो त्रिभुज है, उसमें भुजा का अनुपात ही बराबर दे दिया है, और ये दो त्रिभुज है, और इसमें इतना बटा इतना और इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तीनों भुजा का अनुपात बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा।
ऐसा कहता है थ्योरम 6.4। ठीक है, और थ्योरम 6.5 क्या कहता है? ये सब करा चुके इसलिए स्पीड में करा रहे हैं। थ्योरम 6.5 आप अच्छे समझ लेते हैं, ये भी समरूपता से रिलेटेड थ्योरम। थ्योरम 6.5, मान लो दो त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज ये। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। ध्यान से देखना, इस त्रिभुज में क्या है कि ए बी और पी क्यू इसका अनुपात और बी सी और क्यू आर इसका अनुपात, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, इन दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, इन दोनों का अनुपात बराबर दिया हुआ है। कौन सा? तो ये वाला ये भुजा, ये वाला भुजा, दोनों का अनुपात बराबर है। साथ में ये भी दिया है कि इसका ये कोण, इन दोनों भुजा को अंतर्गत करने वाले ये कोण और ये कोण, ये दोनों मान लो बराबर है। ऐसा है, बस समझ में? दो भुजा का अनुपात बराबर, बीच वाला कोण एक बराबर है, तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ऐसा है। तो ये सभी कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, ये भी बताएंगे। ठीक, खत्म हो चुका है ये चीज़ में, कोई क्वेश्चन तो कराना नहीं है। त्रिभुज का क्वेश्चन यहाँ कराएंगे, तुमको समझ में आएगा नहीं ऑनलाइन। आसान वाला टॉपिक का एक ही बचता है, 15 चैप्टर, वहाँ कौन जाएगा? तो हम यही सोचे हुए हैं कि इससे अच्छा बायोलॉजी कवर कर देते हैं, बायोलॉजी खत्म कर देते हैं। ठीक है, मैथ समझो कम ही होगा अभी, या उतारने वाला मैथ का काम समझो खत्म ही है। ठीक, खाली समझना है ये थ्योरम्स को, और बाकी मेन रूप से हम लोग बायोलॉजी पढ़ लिया करेंगे। तो बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम लोग को पढ़ना है हृदय की कार्यविधि। हृदय की कार्यविधि। कुछ लोग कहे सर आज थ्योरम समझा ही नहीं अच्छे से, खाली लिख दिए से। तो ये सब थ्योरम बताया हुआ था, इसलिए समरूपता के रूप में या किसी भी रूप में ये चीज़ बता चुके, इसलिए हम जल्दी जल्दी में बताएं। कल कल नहीं सॉरी, परसों का जो क्लास होगा उसमें और अच्छे से इस थ्योरम को समझाएंगे। अगले थ्योरम को 6.6, 7, 8, 9 इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में रुक करके अच्छे समझाएंगे। ये सब थ्योरम करे हुए थे हम लोग पहले ही, 6.3 तक तो पहले से करा दिए थे। 6.4 और 5 में जो भी बात लिखा हुआ था वो तो पहले से तुम लोग जानता ही है, मतलब समरूपता के समय बता ही थी, इसी वजह से थोड़ा जल्दी करा दिए। इतना मत टेंशन लो, समझा के ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम एकदम भाग भाग के पढ़ा जाए। पहले बायोलॉजी खत्म कर देते हैं। हृदय की कार्यविधि, हार्ट कैसे काम करता है। पहले हार्ट देखो बाहर से कैसा दिखता है। अच्छा एक और बात बता दे, हार्ट ऐसा नहीं दिखता है, किसी का गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये सब इंसानों का चोचला है, ये इंसान लोग बना दिया ऐसे वैसे, ऐसा बिल्कुल भी हार्ट नहीं दिखता है, ये सब हार्ट नहीं है। ठीक, ये सब क्या बताए है। तो हार्ट कैसा दिखता है एक्चुअली में? ऐसा दिखता है, ये है दिल, इसी को दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ऐसा दिखता है दिल, ये जो तुम देख पा रहे हैं कुछ इस ढंग का। और ये संकुचित शिथिलित होते रहता है, मतलब ये है ना, कभी ये धस जाएगा या फैल जाएगा, मतलब ये होता है ना, शिथिलन संकुचन होते रहता है, सिकुड़ जाएगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। ठीक है, ये ऐसा होते रहता है लगातार। ठीक, ऐसा ऐसा दिखता है हार्ट, दिख रहा है हम लोग का हार्ट, हृदय, दिल। और ये तो एनिमेशन वाला इमेज है, असली में हृदय जो होता है इससे भी खराब दिखता है, मतलब अजीब सा दिखेगा देखने में, ऐसा होता है हार्ट। ठीक, चलो ये तो हो गया बाहर से दिखता है ऐसा, लेकिन इसमें हम लोग स्टडी कैसे करेंगे? तो स्टडी के लिए ऐसा है, हार्ट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, अंदर से अगर मतलब ऐसा है ना, जैसे ये देखो, इसको अगर बीचों बीच हम परत को काट दे, ठीक है, अच्छे से खोल कर इसको दिखाए, अंदर से कैसा दिखेगा हार्ट? कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम इसी चित्र में हम लोग को समझना है इन चीज़ों को। ठीक है, इस चित्र में नहीं, इसमें नहीं समझा पाएंगे, इसमें तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, हमें इसमें समझना है। हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है? हार्ट जो होता है मेन पंपिंग ऑर्गन है हमारे शरीर का, ये रक्त को पंप करता है पूरा, यानी पूरे शरीर में भेजता है इसको। अगर ये नहीं रहेगा, कि अगर ये पंप नहीं किया रक्त को हृदय,
तो तुम्हारे शरीर का हर एक भाग तक कैसे खून पहुंचेगा, अपने आप कैसे सोचो, ऊपर कैसे, दिमाग को कैसे चलेगा, नीचे चल जाएगा, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसे जाएगा, इतना प्रेशर के साथ जो ये पूरा रक्त इधर उधर भाग रहा है, कुछ तो बीच में कोई भी पंपिंग सिस्टम होगा तभी। ये काम हृदय करता है, हृदय इसे वर्क करता है। हार्ट कैसे काम करता है ये हार्ट, इसको समझते हैं जरा। ये देखो हृदय, हृदय में 4 बेस्म होते हैं, 1 2 3 4, 4 चैम्बर्स होता है हृदय में, 4 बेस्म। चारों बेस्म का नाम है कुछ, चारों बेस्म का नाम है, ये है दायां आलिंद, ठीक है, एक मिनट, ये दायां आलिंद, ठीक है, और ये भाग दायां निलय, इधर वाला दोनों भाग दायां आलिंद दायां निलय कहलाता है, इधर वाला भाग बायां आलिंद और बायां निलय कहलाता है। ठीक, नहीं समझ आ रहा है किसी को, ऐसे समझो, अगर मान लो ये हार्ट है, हार्ट के अंदर का भाग है मान लो, तो ये वाला जो भाग है, फॉर एग्जांपल ये वाला भाग, ये दायां आलिंद और ये दायां निलय कहलाता है, और ये भाग बायां आलिंद और ये भाग बायां निलय कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दायां आलिंद दायां निलय बायां बायां, क्या सर दायां तो इधर होना चाहिए ना और बायां इधर होना चाहिए, बात सही है, तुम जिधर मुंह करके भी बैठा होगा तुम्हारा दायां हाथ अभी इधर होगा ना, इस साइड। ठीक है, देखो समझते हैं इसको। क्या है पहले, एक मिनट देखो, ये मान लो हार्ट है, ठीक है, बहुत गंदा सा बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो हार्ट का ये चैम्बर हो गया, ये वाला जो चैम्बर कहलाता है ये, ठीक है, ये कहलाता है दायां आलिंद, दायां आलिंद, और ये दायां निलय, इधर वाला कहलाता है बायां आलिंद बायां निलय। कैसे, तो समझो, तुम अभी इधर से देख रहा है ना, जैसे मान लो तुम अभी इस साइड से देख रहा है, पीछे की ओर आगे की ओर, मान लो यहाँ तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है, तुम इसमें देख रहा है, इस हिसाब से तुम्हारा ये वाला हाथ क्या हुआ, दायां, और इधर वाला हाथ क्या हो गया, बायां, सिंपल सी बात है, इसलिए तुमको ये चित्र गलत लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो चित्र दिखाया जा रहा है उस साइड से है, तुम उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। देखिए ऐसा समझो ना, तुम यहाँ खड़ा है, तुम्हारे हिसाब से इधर वाला हाथ क्या है, बायां है, आगे की ओर तुम खड़ा हुआ है, और इधर वाला ये वाला हाथ क्या है, दायां है, ऐसा। अब तुम्हारे सामने एक लड़का खड़ा हुआ, ये देखो ये लड़का, ये तुम्हारे मुंह की ओर करके खड़ा है, ऐसा, तुम दोनों एक दूसरे को देख रहा है, तुम आगे नहीं देख रहा है, इस साइड नहीं, उधर है तुम, ठीक है, उधर घुमा हुआ, तुम्हारे लिए तो ये हाथ दाया, इधर बायां, लेकिन इस लड़के के लिए क्या ये हाथ दाया होगा, नहीं, इस लड़के के लिए तो ये हाथ क्या होगा, बायां होगा, और ये वाला हाथ क्या होगा, इसका दाया होगा, ऐसा ना, क्योंकि ये तुम्हारी तरफ घुमा, तुम इस साइड घुमा हुआ, ऐसा। अब बात तुमको समझ में आ रहा है क्यों यहाँ बाया दाया, कैसा है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आया तो क्या ही कर सकते हैं, देखो तो। तो हृदय का ये 4 बेस्म होते हैं इंपॉर्टेंट, हृदय में पूछा जाएगा कितने बेस्म होते हैं, 4, कौन से, दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय, ठीक है। और उसके अलावा हृदय में देखो महाशिरा होता है, महाशिरा बताए जहाँ से बहुत बड़ा सिरा जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, तो ये महाशिरा हो गया, ये अग्र महाशिरा, ये पश्च महाशिरा, ठीक है, और ये हो गया फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिराएं, महाधमनी, ठीक। अब वन बाय वन करके इन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो मैं अच्छे से क्लियर होकर के समझ में आएगा हम क्या कराना चाह रहे हैं, कराना चाह रहे हैं, हृदय कार्य कैसे करता है, हृदय वर्क कैसे करता है, इस चीज़ को समझना अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हृदय का कार्य विधि, कैसे हृदय काम करता है तुम्हारा। अब ऐसे समझो, पहले
व्हाइट कलर लेके इस सबको मिटा दे क्या? तो बेकार का जो चीज़ है ना, ये सब का काम ही नहीं है। तो सब डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। इसको भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, फ्रेश फ्रेश दिख रहा होगा तुम्हें। अब हम लोग सीधे इस चित्र में समझते हैं ये कैसे काम करता है। पहले इसको मिटा दो। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हमारे शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है, जो अशुद्ध खून है, अशुद्ध खून कहते हैं। अशुद्ध खून किससे होकर का आएगा? शिरा से होकर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अशुद्ध खून जो होता है अग्र महाशिरा या फिर पश्च महाशिरा से होते हुए अशुद्ध खून सारा प्रवेश करता है। और इसको कम कर लेते थोड़ा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए अशुद्ध खून प्रवेश करता है कहाँ? यहाँ पे। बताओ ये कौन सा भाग है जहाँ प्रवेश किया अभी खून? ये अशुद्ध खून है। अभी जो खून अभी आ रहा है ये कौन सा खून है? अशुद्ध। ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त सबसे पहले देखो प्रवेश किया कहाँ? प्रवेश किया हृदय के किस भाग में? हृदय के दाया आलिंद में प्रवेश किया। कहाँ? दाया आलिंद। दाया आलिंद में पहले प्रवेश करता है, फिर दाया आलिंद से होते हुए ये नीचे चल जाता है, इसे नीचे आ गया। नीचे आ गया कहाँ गया? ये आ गया दाया नीलम आ गया, ये रक्त। फिर से बता रहे, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए शरीर के भागों से अशुद्ध खून जो बेकार खून है वो कहाँ आता है? दाया आलिंद में। दाया आलिंद के बाद आते हुए फिर नीचे चला आता है कहाँ? दाया नीले में। अब यहाँ पे हृदय का संकुचन और शीतलन होता है, यानी हृदय सिकुड़ रहा होता है, फैल रहा होता है। और हमें कोई वीडियो मिलेगा ना तभी यहाँ एडिटिंग के समय यहाँ बगल में वीडियो लगा देंगे, तुम देख लेना। यहाँ पे साइड में देखिएगा, तुमको हृदय देखिएगा वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। चूंकि सिकुड़ और फैल रहा होता है तो रक्त पे प्रेशर बनता है, इतना प्रेशर बनता है कि ये सब रक्त नीचे आया। अब ये इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ये मुड़ जाता है, मुड़ करके ऐसे चल जाता है और इसमें प्रवेश कर जाता है, इस धमनी में। ये एक धमनी है, इस धमनी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये वाला जो धमनी था इसमें प्रवेश कर गया। अच्छा, ये खून कैसा था बताओ? तो ये अशुद्ध खून था ना, ये खून था अशुद्ध और प्रवेश कर गया इस धमनी में। ये खून था अशुद्ध और प्रवेश कर गया इस धमनी में। और बताए हुए हैं कि अगर कोई धमनी में तो हमेशा शुद्ध खून रहता है। अगर किसी धमनी में अशुद्ध रक्त बढ़ रहा है तो पक्का कौन सा वो धमनी होगा? फुफ्फुस धमनी। तो अभी जिस भी पाइप में होकर के ये गुजरा है, ये जा रहा है, ये कौन सा धमनी है? फुफ्फुस धमनी। तो रक्त यहाँ आया, शीतलन और संकुचन के कारण, मतलब ये जो हृदय फैल रहा था, सिकुड़ रहा था, उसके कारण ये प्रवेश कर गया कहाँ? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से होते हुए ये रक्त चल जाता है यहाँ, होते 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 कहाँ? ये चल गया फेफड़ा में। कहाँ चला गया ये रक्त? फेफड़ा में। रक्त चला गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा में फिर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन उसके साथ मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो हृदय में पहले आया खून, कहाँ आया? दायालिन, दायालिन से दयानीले में। यहाँ संकुचन से लेन कारण इस नली में प्रवेश करेगा, कौन सा? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ चल गया? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में रक्त हो गया शुद्ध। शुद्ध होने के बाद फिर ये रक्त, शुद्ध होने के बाद ये रक्त आ जाता है इस सिरा के द्वारा, इस सिरा के द्वारा फिर इस हृदय में क्या कर जाता है? प्रवेश। अब बताओ, ये सिरा है लेकिन खून शुद्ध है, शुद्ध खून सिरा से होकर प्रवाहित हो रहा है, पक्का ये कौन सा सिरा होगा? फुफ्फुस सिरा होगा। ठीक है, तो ये फुफ्फुस सिरा से होते हुए फिर से रक्त आ जाता है कहाँ? यहाँ। शुद्ध हो गया खून, खून शुद्ध होने के बाद फिर आ गया यहाँ, कौन सा जगह पर आ गया? बायां आलिंद। फिर बायां आलिंद से खून होते हुए चला आता है यहाँ, होते हुए कहाँ? बायां नीले में। बायां नीलम आ जाता है। फिर हृदय का संकुचन शीतलन होगा, फिर संकुचन शीतलन कारण फिर यहाँ से टर्न ले लेता है। टर्न लेने के बाद इस नली में प्रवेश कर जाता है, इस नली का नाम है महाधमनी। महाधमनी में प्रवेश करते हुए, महाधमनी से होते हुए ये चल जाता है फिर कहाँ? शरीर में चल जाता है, वापस वापस शरीर में चल जाता है। और यही हार्ट का काम है, यही बार बार हार्ट में लगातार होते रहता है। कितना देर में होता है? तुरंत। अभी तुम अपने धड़कन पे हाथ रखो जहाँ हृदय है, एक बार जैसे धक का आवाज करेगा, हार्ट बीट एक बार धक किया, बस समझो एक बार तुरंत ये वाला प्रक्रिया हो गया। संकुचन शीतलन होते रहता है, लगातार ये काम करते रहता है। तुम्हारा हार्ट हमेशा, हार्ट में खून आ रहा है, जा रहा है, ऐसा करके। शॉर्ट में फिर से रिकैप करा है, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ हुआ ये, मिटेगा तब तो। क्लियर कैसे कर सकते हैं? टाइम जा रहा है और ये मिट नहीं रहा है। शॉर्ट में फिर से एक बार रिकैप कराते हैं, क्या हुआ यहाँ पे? हुआ ये कि सबसे पहले
सिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा होते हुए अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा के द्वारा होते हुए खून आ गया यहाँ पे, यहाँ आया, कहाँ आया, तो आया दायां आलिन में, दायां आलिन से होते हुए यहाँ आ गया कहाँ, दायां नीले में, दायां नीला से होते हुए चल गया इस धमनी में जिसका नाम क्या था, फुफ्फुस धमनी। इसलिए क्योंकि अशुद्ध रक्त जा रहा है, ये खून कैसा है, अशुद्ध है, अशुद्ध खून है, साफ नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ। फिर यहाँ से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ चल गया, फेफड़ा में, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में हो गया जाके शुद्ध, शुद्ध होने के बाद फिर फुफ्फुस शिरा जो है इसके थ्रू फिर हृदय में वापस आ गया फेफड़ा के द्वारा, फिर से फुफ्फुस शिरा से होते हुए हृदय में वापस आया कहाँ पे, बायां लीन में, बायां लीन से होते हुए फिर कहाँ आ गया, बायां नीले में, फिर यहाँ से मुड़ा और फिर इस नली में प्रवेश कर गया जिसका नाम था महाधमनी, महाधमनी से होते हुए फिर कहाँ चल गया, वापस शरीर में चल गया। यानी शरीर से ही आया रक्त, शरीर से अशुद्ध रक्त आया इसके थ्रू और वापस से होते हुए फिर से क्या कहाँ चल गया, शरीर में वापस चला गया। ऐसे इसको इस चित्र से समझो, नीचे वाली चित्र से और अच्छे समझ में आएगा, ये चित्र देखो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से शरीर का भाग है, विभिन्न भाग, यहाँ से खून होते हुए आया 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 और यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ कहाँ गया, हृदय में गया, हृदय से होते हुए फिर हृदय में प्रवेश किया, बायां लीन, फिर बायां नीले, ठीक है, मतलब दायां लीन दायां नीले, वहाँ से होते हुए चल गया फुफ्फुस धमनी के द्वारा चल गया कहाँ, फेफड़ा, फेफड़ा में गया तो शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद फिर ये चला आया वापस से महाशिरा से होते हुए, सॉरी फुफ्फुस शिरा से होते हुए फिर हृदय में आ गया, ठीक है, हृदय में आया, हृदय से होते हुए फिर हृदय से वापस कहाँ चल गया, शरीर में चल गया। ऐसे ही ये चक्र चलते रहता है, ये रक्त ऐसे काम करता है, पूरा हृदय ऐसे काम, नहीं समझ आया ये चीज़, फिर से वीडियो रिकैप करके फिर से देख लेना ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ से रक्त आया, ऐसे होते हुए ऐसे गया, फिर ऐसे हुए, मतलब पहले हृदय में रक्त आया, हृदय से गया फेफड़ा में, फेफड़ा से हुआ शुद्ध हुआ, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसके बारे में और अगले दिन बताएंगे, ठीक। चलो तो आज के क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगला क्लास कब होगा, सोमवार को, और लास्ट क्लास होगा उस दिन, सोमवार को क्लास होगा और आखिरी क्लास होगा, उसके बाद ऑफलाइन क्लास सीधे होगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को ओवर करते हैं।